बीजेपी में शामिल कलकत्ता के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इन दिनों काफी चर्चाओं में है। 2 दिन पहले ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं और जब ये 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उस समय ये कहते हैं कि इन्होंने केवल 5-7 दिन पहले ही बीजेपी से संपर्क किया और जब ये रिटायरमेंट ले रहे होते हैं तो उसके भी 1-2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इस तरह से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन बहुत से लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई जस्टिस जो ये कहे कि केवल 5-7 दिन पहले बीजेपी के संपर्क में आया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ये चीज समझ में नहीं आती। एक सुलझा हुआ जज अगर केवल 5-7 दिन में ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा के प्रभाव में आ जाता है तो ये चीज गले से नीचे नहीं उतरती। बहुत से लोगों का ये भी मानना है, खास तौर पर टीएमसी लीडर्स का ये मानना है कि अपनी जस्टिस रहते हुए भी बीजेपी के प्रभाव में बहुत से डिसीजन देते रहे हैं। अभी ये हाल ही में अपने एक इंटरव्यू को लेकर भी चर्चाओं में आए थे, जब ये एक अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनको लेकर एक केस चल रहा था कोर्ट में। तो उस केस के सिलसिले में टीवी इंटरव्यू में ये खुलकर बोलते हैं तो ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के संज्ञान में आता है और इस पर जब सो मोटो के तहत इसको संज्ञान में लिया जाता है तो वहां पर ये अपना जो इंटरव्यू होता है उसका बांग्ला में ये इंटरव्यू होता है तो उसका ट्रांसलेशन भेजते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इनको हिदायत दी जाती है तो ये एक हास्यास्पद टिप्पणी भी करते हैं जिसके लिए भी ये काफी चर्चाओं में रहे। ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि जुग जुग जिए सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस रहते हुए ये अपने कई विवादित फैसलों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। खासतौर से जब हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो स्कूल सर्विस कमीशन होता है उसके जरिए 36,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाती है तो इसको रद्द कर देते हैं और इसके बाद जब ये हायर बेंच को जाता है तो इस मामले को रोक लिया जाता है। बाद में परेशान भी रहते हैं हायर बेंच के इस डिसीजन से और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी करते हैं कि हाईकोर्ट के मामलों में हायर बेंच के द्वारा हद से ज्यादा जो इंटरवीन किया जाता है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर ये काफी चर्चाओं में रहे। खासतौर से इनका सीधा सीधा आरोप ये था कि ममता बनर्जी के द्वारा अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को वित्तीय लाभ पहुंचाया जा रहा है। टीएमसी को लेकर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देते थे और कई बार जब ये राज्य के मामलों में हद से ज्यादा हस्तक्षेप करते थे तो टीएमसी खुलकर ये भी कह देती थी, बहुत से उनके नेता ये भी कह देते थे कि बीजेपी के प्रभाव में आकर इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में इस तरह के लोगों का अगर बोलबाला होने लगे जो कि राजनीतिक प्रभाव में काम करते हैं, राजनीतिक प्रभाव में निर्णय देते हैं, तो इसे भी संदेह की नजर से देखा जाने लगेगा। जब संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं की पूरी पूरी कोशिश थी और ये अपेक्षा थी कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाई गई है, यहाँ पर न्यायपालिका के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका पर नजर रखी जाएगी। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका देखती है कि विधायिका के बनाए गए कानून कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं करते हैं, कहीं वो न्याय के खिलाफ तो नहीं है। इसी तरह से उसके एग्जीक्यूशन में कार्यपालिका के द्वारा नागरिकों के हितों में काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर भी न्यायपालिका काफी एक्टिव रहती है और इन मामलों में कई बार वो स्वतः भी संज्ञान ले लेती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई पूर्व जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले हम देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि जुडिशियल सिस्टम से ये अपेक्षा की जाती है कि वो स्वायत्त और निष्पक्ष होकर राज्य की मनमानी को रोकेगा। स्टेट अगर कभी भी निरंकुशता दिखाने की कोशिश करता है तो ये उस पर लगाम लगाएगा और उसको याद दिलाएगा कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पर तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा रहते हुए अगर किसी न्यायाधीश के दिमाग में ये चीज आती है कि रिटायरमेंट के बाद उसको इस तरह का पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव में आकर अपने डिसीजन देने लगेगा। इससे हमारी जो स्वस्थ और स्वायत्त न्यायपालिका है, जो निष्पक्ष उसका कैरेक्टर है, इसको संदेह की नजर से देखा जाने लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि इस दिशा में न्यायपालिका को, खास तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है कि किस तरह से न्यायाधीशों की इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।